का स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर रेड चल रही है। गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी की रेड लखनऊ में हो रही है। लखनऊ गोरखपुर समेत 12 ठिकानों पर यह रेड जारी है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस से जुड़ी फाइलें खंगाल रही है ईडी। पहले ही 73 करोड़ की संपत्तियों हो चुकी हैं जब्त, यानी पहले 73 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। 1100 करोड़ के लोन में हेराफेरी करने का लगा है आरोप। विनय शंकर तिवारी, रीता तिवारी और अजीत पांडे का नाम इसमें शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 1100 करोड़ के लोन में हेराफेरी करने के आरोप में विनय शंकर तिवारी, रीता तिवारी और अजीत पांडे के नाम, ये वारंट एक तरीके से निकला हुआ है जिस पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। इनके नाम आरोप है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस मामले के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है? बता दें कि पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हरिशंकर तिवारी के आवास पे लखनऊ और दिल्ली और इसके साथ साथ गोरखपुर आवास सहित कई ठिकानों पे ईडी की रेड पड़ी हुई है। और गंगोत्री इंटरप्राइजेस के जो लोन है उसको लेकर के, उस हेराफेरी को लेकर के ईडी की रेड पड़ी हुई है। ईडी के अधिकारी आज सुबह 6 बजे से ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ हाथी पे पहुंचे गोरखपुर में। लखनऊ भी रेड पड़ी और दिल्ली भी एक साथ रेड पड़ी। और जो हरिशंकर तिवारी है, इनके जो दोनों लड़के हैं कुशल तिवारी और विनय तिवारी, तो कुशल शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी से पूछताछ भी चल रही है। और साथ ही साथ जो गंगोत्री इंटरप्राइजेस के जो सारे कागजात हैं वो खंगाले जा रहे हैं। कई करोड़ के मामले को लेकर के ये ईडी को इनपुट मिला हुआ था कि ये जो लोन है इसमें काफी हेरा फेरी की गई है। और जिसकी जांच के लिए ईडी ने आज सुबह से ही ये दबिश दिए, ये छापेमारी किए। तो अभी इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि ये दूसरा मौका है जब ईडी के लोग हरिशंकर तिवारी के आवास में, गोरखपुर हाता कहा जाता है, तिवारी हाता, वहां पे रेड किए हुए। हालांकि कुछ दिन पहले चर्चाएं ऐसी चल रही थी कि विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी ये लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले इस तरह की कार्रवाई और लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह की कार्रवाई कई तरह के और मामलों को तूल देती हुई जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के ये नेता है, तो इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से पंकज, लेकिन इससे पहले भी भले वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कहते भी रहे हैं कि कोई भी जो मुजरिम है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में 73 करोड़ की संपत्ति तो पहले भी उनकी जब्त की जा चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी का सीधे तौर पे ये कहना है कि बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और इसमें कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो या फिर बीजेपी का ही नेता क्यों ना हो, अगर जो वो गलत काम करते हुए पाया गया है तो जाहिर सी बात है कि सरकारी एजेंसियां उनके दरवाजे पे दस्तक देंगी और उसका हिसाब किताब जरूर लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित नेता हो। तो एक मामले में पहले ही 73 करोड़ की लगभग संपत्ति को सीज किया गया है। और अब जो है कि ईडी दबिश दी है, छापेमारी कर रही है। एक साथ लगभग 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं कि 12 ठिकानों पे एक साथ ईडी ने रेड की हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस रेड के बाद से क्या कुछ कागजात ईडी के हाथ लगते हैं। और जो गंगोत्री इंटरप्राइजेस का जो ये मामला है, इसकी गुत्थी कब तक ईडी सुलझाती है। सपा की तरफ से कोई बयान या विनय शंकर तिवारी के घर पर जो रेड चल रही है उनके परिवार से किसी का बयान सामने आया हो? जी देखिए, अभी बता दें कि हरिशंकर तिवारी के परिवार से, चाहे वो विनय शंकर तिवारी हो, उनके लड़के या फिर कुशल तिवारी या फिर उनके परिवार की तरफ से अभी इस तरह का कुछ बयान नहीं आया है, क्योंकि मीडिया उन तक पहुंच नहीं पा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस तरह का कुछ बयान नहीं आया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर, इसमें सारे नेता व्यस्त बताए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस रेड के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उंगली उठाई जाएगी भाजपा सरकार के ऊपर। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पार्टी कार्यालय पे मीटिंग बुलाई जाए और एक बयान जारी किया जाए। ठीक है, अहम जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। सांसद पांडे के स्वजनों को मिली इस धमकी के बाद कबीरधाम जिले समेत राजनांदगांव जिले में हड़कंप मच गया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि सांसद के घर पर उनकी पत्नी के मोबाइल के व्हाट्सएप कॉल पर किसी विदेशी नंबर से फोन तक आया है। इसके बाद
सांसद पांडे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी और करवधा एसपी को इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी है। इस शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या ये पूरा मामला है और इसको लेकर के कहां कंप्लेन दर्ज करा दी गई है? बिल्कुल अंकित, ये राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं संतोष पांडे। संतोष पांडे के एक विदेशी नंबर से जो +92 है, इसका शुरुआत अंक जो विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि ये नंबर पाकिस्तान का है। वहां से संतोष पांडे की धर्मपत्नी के मोबाइल में व्हाट्सएप कॉलिंग आया। व्हाट्सएप कॉलिंग आने के दरमियान जो है तो लगातार जो आरोपी है व्हाट्सएप कॉलिंग उनको धमका रहा था कि आपके पति को 2 दिन के अंदर उठा लिया जाएगा, आपके पुत्र को 2 दिन के अंदर उठा लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जो है सांसद संतोष पांडे ने लिखित जो है साइबर सेल में लिखित शिकायत की है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है पुलिस भी जांच में जुट गई है। अभी दावा ये किया जा रहा है कि ये नंबर पाकिस्तान का बताया जा रहा है। अंकित, ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण ने तमाम जानकारी देने के लिए। अपने दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं। सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं। सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। साथियों, रविदास जी ने समता और समरसता की शिक्षा भी दी और हमेशा दलितों, वंचितों की विशेष रूप से चिंता भी की। समानता वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी मुश्किल आई, हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की योजना चलाई। कोरोना के बाद भी हमने मुफ्त राशन देना बंद नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गरीब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है वो लंबी दूरी तय करे, उस पर अतिरिक्त बोझ न आए। ऐसी योजना इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, देश के हर गांव में हर परिवार के लिए मुफ्त शौचालय बनाया। इसका लाभ सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े हमारे परिवारों को, खासकर हमारी एससी, एसटी, ओबीसी माताओं बहनों को हुआ है। इन्हें ही सबसे ज्यादा खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, परेशानियां उठानी पड़ती थी। आज देश के गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। 5 वर्षों से भी कम समय में 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है। उन्हें पहली बार ये हौसला मिला है कि अगर बीमारी आ भी गई तो इलाज के अभाव में जिंदगी खत्म नहीं होगी। इसी तरह जन-धन खातों से गरीब को बैंक जाने का अधिकार मिला है। इन्हीं बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है। इन्हीं खातों में किसानों को किसान सम्मान निधि जाती है, जिनमें से करीब 1.5 करोड़ लाभार्थी हमारे दलित किसान ही हैं।
फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों में बड़ी संख्या दलित और पिछड़े किसानों की है। युवाओं के लिए भी 2014 से पहली जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी, आज हम उससे 2 गुनी स्कॉलरशिप दलित युवाओं को दे रहे हैं। इसी तरह 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए दलित परिवारों के खातों में भेजे गए ताकि उनका भी अपना पक्का घर हो। और भाइयों बहनों, भारत इतने बड़े बड़े काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आज दलित, वंचित, पिछड़ा और गरीब के लिए सरकार की नीयत साफ है। भारत ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास हमारे साथ है। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। रविदास जी कहते थे, जात पात्र के फेर मही, उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है, रैदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित, आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी। वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से, इस तरह की सोच से सावधान रहना है। हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचकर रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना है। साथियों, रविदास जी कहते थे, 100 बरस लो जगत मई, जीवत रही करू काम। रविदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निष्काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। संत रविदास जी की शिक्षा आज पूरे देश के लिए है। देश इस समय आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। पिछले वर्षों में अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। अब अगले 5 साल हमें इस नींव पर विकास की इमारत को और ऊंचाई देनी है।
गरीब वंचित की सेवा के लिए जो अभियान 10 वर्षों में चले हैं, अगले 5 वर्षों में उन्हें और भी अधिक विस्तार मिलना है। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से ही होगा। इसलिए ये जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। हमें देश के बारे में सोचना है। हमें तोड़ने वाले, बांटने वाले विचारों से दूर रहकर देश की एकता को मजबूत करना है। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की कृपा से देशवासियों के सपने जरूर साकार होंगे। आप सभी को एक बार फिर संत रविदास जयंती की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर आज वाराणसी में पहुंचे हुए हैं और संत रविदास की जयंती को लेकर के आज ये कार्यक्रम रखा गया है। कई योजनाओं को लॉन्च करेंगे और आज दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा चलने वाला है और इसी में खास तैयारी और खास मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे और ये भी बता रहे थे कि गठबंधन INDI गठबंधन को लेकर अपनी बातें रखी और साफ तौर पर बातचीत करते हुए हमलावर भी नजर आए विपक्ष पर। कटघरे में उन्हें भी खड़ा किया और ये तस्वीरें आप मंच के दिख रहे हैं। मंच के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खास इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। संत रविदास को PM मोदी का नमन और आज चुनाव शंखनाद अगर कहें तो उत्तर प्रदेश से होता हुआ नजर आ रहा है। संसदीय क्षेत्र है और ये इनकी शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है और राशन घोटाले में ED की 6 ठिकानों पर रेड जारी है। पूर्व सरकारी कर्मचारी अरूप सोम के घर रेड अब मछली का कारोबार करता है। पहले अरूप सोम जो है वो भी सरकारी कर्मचारी रहा है। अरूप सोम के आवास पर रेड चल रही है। आपको जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण का ये पूरा मामला है जो अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ED ने तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ED ने राशन घोटाले में बंगाल के 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। एक शख्स अरूप सोम, जिसके यहां पर ED की टीम पहुंची है। अरूप पहले सरकारी नौकरी में था और अब मछली का धंधा करता है। इससे पहले 22 फरवरी को ED ने शाहजहां को नया समन जारी किया था। इसमें कहा था कि वो 29 फरवरी को जांच के लिए मौजूद रहे। अगली खबर राजा भैया को लेकर है, जहां अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है राजा भैया अगर साथ आना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी सहयोगी दल को 2-2 सीट नहीं दे सकती, जिनको सीट नहीं मिलेगी उनको हम साथ लेंगे, ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है। राजा भैया की सियासी ताकत को लेकर यूपी की राजनीति फिर गर्मा गई है। राजा भैया की पार्टी के पास सिर्फ 2 विधायक हैं, जिसमें एक वो खुद हैं, लेकिन यूपी के राजनीतिक हालात इस समय ऐसे हैं कि ये जो विधायक बहुत ज्यादा अहम हो चले हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए राजा भैया की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि अगर राजा भैया हमारे साथ आना चाहेंगे तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करते नजर आएंगे। और साफ तौर पर अखिलेश यादव ने आगे कहा कि वैसे भी बीजेपी ने अपने सभी गठबंधन सहयोगियों को 2-2 मंत्री पद का वादा किया है। कैसे देगी सभी को 2-2 सीटें, ये तो बीजेपी ही जानती। जो मंत्री नहीं बनेंगे वे नाराज होंगे और जब वे नाराज होंगे तो हम उनका समर्थन ले लेंगे। हमारे संबंध उनसे खराब नहीं है। हमारी जो बातचीत है वो तो रहेगी और संबंध रहेंगे, लेकिन हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। अभी भी हम पे 63 सीटें हैं, लेकिन 2 बढ़ा के 7 बढ़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला, शाही ईदगाह मामले में मस्जिद हटाने की मांग पर सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की जा रही हैं दलीलें। हाईकोर्ट में 18 अर्जियों पर एक साथ चर्चा यानी सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
जहां 18 अर्जियों पर एक साथ आज सुनवाई होगी। अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा जो इन दिनों चर्चा में मामला है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सामने आता है। शाही ईदगाह और श्री कृष्ण भूमि विवाद है, जिसको लेकर के आज 2 बजे हाईकोर्ट 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। यहाँ 18 अर्जियां लगी हैं जिन पर एक साथ आज सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन हो गया है। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने इस पर दुख जताया है। कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय चाप से उनका अस्पताल में निधन हो गया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था। मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का शुक्रवार को निधन हो गया है। उन्होंने शुक्रवार करीब 3 बजे मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 86 साल के थे। उन्हें कार्डियक अरेस्ट के बाद यहां भर्ती कराया गया था। उनके निधन के बाद पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके अपना शोक व्यक्त किया है। तो साफ तौर पर देश के लिए एक क्षति का क्षण है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े शीर्ष नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को मनोहर जोशी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं मनोहर जोशी, जिनका शुक्रवार को निधन हो गया। लंबी बीमारी से ग्रसित थे। सुबह करीब 3 बजे मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं, अंतिम सांसें ली। 86 साल के थे। कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनके निधन के बाद पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दुख जताया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कारंजा सीट से विधायक राजेंद्र पाटनी का निधन हो गया है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अस्पताल में उनका इलाज भी लगातार चल रहा था। शुक्रवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शोक जताया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक का निधन हो गया है। दुखद खबर है। लंबी बीमारी से ग्रसित रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक रहे हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित रहे थे। करंजा सीट से एमएलए राजेंद्र पाटनी का निधन की खबर सामने आ रही है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अस्पताल में इलाज भी लगातार चल रहा था। शुक्रवार सुबह अंतिम सांस उन्होंने ली। उनके निधन पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शोक व्यक्त किया है। सड़क हादसे में विधायक की मौत होती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना का यह पूरा हादसा बताया जा रहा है। बेहद दुखद यह हादसा रहा है। बीआरएस की विधायक लस्या नंदिता की मौत सड़क किनारे डिवाइडर से उनकी कार जा टकराती है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। सिकंदराबाद सीट से विधायक थी लस्या नंदिता, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। बीआरएस के विधायक हैं और सिकंदराबाद सीट से विधायक हैं बीआरएस की। सुबह सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। सिरपुर महोत्सव में बिखरेंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटाएं। 24 से 26 फरवरी तक सिरपुर महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव में लेजर शो, इंडियन आइडल फेम की प्रस्तुति और महोत्सव में पहली बार किया जाएगा महंदी आरती का आयोजन। प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक स्थानीय लोक कलाकार इसमें प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। तो रायपुर में 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का यह आयोजन हो रहा है, जिसके लिए तैयारियां तेज हो रही हैं। 24 से 26 फरवरी तक सिरपुर महोत्सव का आयोजन होगा। इस आयोजन में प्रतिदिन कलाकार प्रस्तुति देते नजर आएंगे, जहां लेजर शो और इंडियन आइडल फेम भी प्रस्तुति अपनी रखते हुए नजर आएंगे। खास कार्यक्रम होगा। 3 दिन तक ये चलने वाला है, महोत्सव मनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।